हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर एक बहुत हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इशू जो पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा फैल गया है। और वो सवाल ये है कि सर क्या इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया। कहा तो ये तक जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट इज नाउ ओवर, मतलब खत्म हो चुका है और डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो क्या ऐसा हो चुका है? और इससे जुड़े हुए बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। और इवन सीए इंटर के बच्चे जिनका 10 अभी 3-4 दिनों के बाद से जिनके एग्जाम से शुरू हैं, उनका भी जो ध्यान है वो अपने एग्जाम पे नहीं है, वो इसी पर है कि सर क्या इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया और क्या डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 इन्होंने नामकरण भी कर दिया, एक्ट का नाम भी लिख दिया, क्या ये एप्लीकेबल हो गया। और गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और बच्चों के सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में डियर हम ये सब कुछ क्लैरिफाई कर देंगे आपको। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 चला गया, क्या डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आ गया। अच्छा, हुआ क्या, पिछले मेरे हिसाब से 7-8 दिनों से बच्चों के ना तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो है उसका ड्राफ्ट आ चुका है। इस ड्राफ्ट में 319 मतलब सेक्शंस हैं और 22 शेड्यूल्स हैं। मतलब ड्राफ्ट आ चुका है, फर्स्ट ड्राफ्ट आ चुका है डीटीसी 2025 का, एंड इट हैज 319 नंबर ऑफ सेक्शंस एज वेल एज 22 शेड्यूल्स। ठीक बात है। अच्छा, इनकम के सिर्फ दो ही हेड हैं, अभी आपको पता है 5 हेड होते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में। इनकम के सिर्फ दो ही हेड होंगे, कौन से? सैलरी होगा और अदर्स होगा। मतलब सैलरी के अलावा बाकी सारे हेड को एक तरफ इन्होंने इंक्लूड कर दिया। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कोड जो होगा वो हाईली सिंप्लीफाई होगा, इसमें कोई प्रोवाइजो नहीं है और कोई क्लॉजेस नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि साहब जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का ड्राफ्ट है वो हाईली सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, इसमें कोई प्रोवाइजो कोई क्लॉजेस नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग, बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट खत्म हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट में एग्जिट टैक्स टैक्स खत्म हो गया, कैप गेन बहुत सिंपल हो गया, सेक्शन 45(4) ये सब कुछ नहीं रहा। मुझे पता नहीं चला कि ये कौन सा कोड या ये कौन सा पीडीएफ या ये कौन सी फाइल रेफर कर रहे हैं जिसको ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का नाम दे रहे हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला कि साहब प्लीज मेरे साथ ना वो फाइल शेयर कर दें, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का पीडीएफ मेरे साथ शेयर कर दें। उन्होंने मुझे 1-2 वीडियोस का लिंक शेयर कर दिया और साथ में मुझे जो है वो पीडीएफ फाइल भी उन्होंने शेयर कर दी। मैंने एक वीडियो में क्लिक किया, उस वाले वीडियो में लिखा था कि इफ यू वांट टू गेट द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप का एक बोट अकाउंट था, मैंने व्हाट्सएप किया, मुझे मेरे पास डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का पीडीएफ आ गया। ठीक, मैंने जब पीडीएफ ओपन किया, ये वाला वो पीडीएफ था, ये वाला वो पीडीएफ था। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 बिल नंबर 110 ऑफ 2000। तब मैंने जब इस पीडीएफ को रीड किया, ऑल्दो जब ये पहली बार आया था, जब मैं शायद स्टूडेंट था, जब मैंने नया नया सीए में एडमिशन ही लिया था, आई वाज इन प्रोबेबली आईपीसीसी, मैंने उस समय भी इसको रीड किया था। तब आई गॉट कि साहब ये जो बोल रहे हैं 319 नंबर, ये कहां से आया? इस वाले बिल में 319 सेक्शंस दिए गए। अगर आप देखेंगे दिस डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 हैज 390 नंबर ऑफ सेक्शंस। इसमें साहब 319 सेक्शंस दिए गए हैं और इसमें 22 शेड्यूल्स दिए गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 को जो कुछ वगैरह हैं, जो कुछ लोग हैं, वो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के नाम से बच्चों को सर्कुलेट कर रहे हैं। और इस कोड के बेसिस पे, इस कोड के बेसिस पे बच्चों को ये बता रहे हैं और बच्चों को ये मतलब बताया जा रहा है क्या कि साहब 2 ही हेड ऑफ इनकम है। इवन मैंने ना इसमें हेड ऑफ इनकम को चेक किया, तो इसमें भी इस डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 में भी 5 हेड ऑफ इनकम है, 2 हेड ऑफ इनकम नहीं है। तो ये 2 हेड ऑफ इनकम अब ये कहां से आया, अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया। अच्छा, कोई प्रोवाइजो नहीं है, कोई क्लॉजेस नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट नहीं है, एग्जिट टैक्स नहीं है। उन्होंने बहुत सारा, एक बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने बना के दी हुई थी मुझे, मैं फिलहाल उस पर नहीं जा रहा, कैप गेन वगैरह बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का जो पीडीएफ है, ये 2010 का प्रोडक्ट है। 2010 में भारत देश में पास थ्रू एंटिटी नाम का जैसा ऐसा कोई टैक्सेशन का मैकेनिज्म था ही नहीं। उस समय बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर टैक्सेशन का कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर टैक्सेशन का कोई फ्रेमवर्क था ही नहीं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का टैक्सेशन का फ्रेमवर्क नहीं था, चैरिटेबल ट्रस्ट पे एग्जिट टैक्स नहीं लगता था। इस तरीके से बहुत सारी और मतलब चीजें जो आज आप देख रहे हैं 2010 में नहीं थी। तो उस समय का अगर ये ड्राफ्ट होगा तो उसमें आज वाली चीजें उस समय कैसे मौजूद होंगी? कम से कम इतना तो हमें कॉमन सेंस रखना चाहिए। अगेन मैं बच्चों की गलती नहीं बता रहा,
किस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूं, तो डियर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि ये जो है आपका ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का है। जब ये ड्राफ्ट आया था, इवन ड्राफ्ट तो 2009 में आया था, अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत जो है ये 2009 से हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे दिस इज डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2009, इसके बाद ये रिफाइन होकर 2010 में आया था, फिर रिफाइन होकर 2013 में आया था, बट आज तक इसने लाइट ऑफ द डे नहीं देखा है, और आगे भी देखेगा इस बात की भी चांसेस बहुत कम है। अच्छा, तो चलें सर, ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 नहीं है, बट ये तो बात हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। फिर ये कब से आ सकता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा या नहीं आएगा, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, मनी रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं, ऐसे एक्ट जिससे सरकार के पास पैसा आता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ वगैरह वगैरह, इन एक्ट्स के थ्रू सरकार के पास पैसा आता है। तो जो भी मनी रिलेटेड लॉज होते हैं, वहां पे सरकार को 3 चीजें सरकार कर सकती है। क्या क्या? एक होता है उस एक्ट में अमेंडमेंट करना, एक होता है उस एक्ट को सिंप्लीफाई करना, और एक होता है उस एक्ट को रिप्लेस कर देना। बहुत ध्यान से, एक्ट में अमेंडमेंट्स करना, एक्ट को सिंप्लीफाई करना और एक्ट को रिप्लेस कर देना। मुझे बताएंगे क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट्स नहीं आ रहे? डियर, हर साल अमेंडमेंट आता है। जो बजट आता है आपका, वो बजट है क्या? अमेंडमेंट ही तो है बेसिकली। अमेंडमेंट आते क्यों है? अमेंडमेंट आने के कुछ बहुत प्रमुख रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला रीजन होता है टैक्स बेस का एक्सपेंशन। जो अमेंडमेंट आता है उसका एक बहुत प्रमुख रीजन होता है टैक्स बेस को बढ़ाना। अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली आफ्टर 2014 टैक्स बेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं। जैसे सर वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स लगना शुरू हो गया, जैसे यूलिप और हाई प्रीमियम एलआईसीज के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे ऑनलाइन गेमिंग तो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे टीडीएस के बेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया, बहुत सारे नए नए टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस आ गए। अगर आप इस बार का फाइनेंस एक्ट 2024 देखेंगे साहब, तो इसमें भी टैक्स के बेस को एक्सपेंड किया गया है, टीसीएस के प्रोविजंस को एक्सपेंड किया गया है। ठीक बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट या किसी भी मनी लॉ में साहब जो अमेंडमेंट आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक अमेंडमेंट आने का रीजन होता है टैक्स बेस का एक्सपेंशन। तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में क्या टैक्स बेस का एक्सपेंशन नहीं हो रहा? सर हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हो रहा है। अच्छा, दूसरा, लूप होल्स को प्लग करना। आपको पता है डियर, आप चाहे जितना भी बेहतर मनी एक्ट लिख दें, चाहे आप जितना भी बेहतर इनकम टैक्स एक्ट लिख दें, चाहे आप जितना भी बेहतर जीएसटी लॉ लिख दें, 3 से 4 महीने के अंदर बड़े बड़े जो दिमाग बैठे हुए हैं वो उसमें लूप होल खोज लेते हैं। उसमें लूप होल बहुत आसानी से पता चल जाता है। उन लूप होल्स को अमेंडमेंट्स के थ्रू प्लग किया जाता है, और अगर किसी भी लूप होल को प्लग करना होता है डियर, तो वो यूजुअली प्रोवाइजो के थ्रू प्लग होता है। यूजुअली प्रोवाइजो के थ्रू प्लग होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो साहब ये बोलना कि जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड होगा उसमें प्रोवाइजोस होगा ही नहीं, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं, उसमें क्लॉजेस होंगे नहीं, साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? लूप होल्स वगैरह जो प्लग होते हैं, या अगर लेजिस्लेचर को अपने इंटेंट को क्लैरिफाई करना होता है, वो करता ही एक्सप्लेनेशंस के थ्रू है, करता ही प्रोवाइजोस के थ्रू है, तो उसके बिना तो एक्ट बन ही नहीं सकता। और हाँ, अगर आपने इनिशियली अगर एक्ट बना भी दिया 6, 8, 10 महीने के अंदर अंदर, उसमें मल्टीपल प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगे, क्योंकि उसके बिना एक्ट आपका चल ही नहीं सकता। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये बोल देना कि नहीं सर जी प्रोवाइजोस खत्म हो गया, एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, एक्ट का लैंग्वेज बड़ा सिंपल हो गया, साहब ये अजीब सी बातें हैं। चले, थर्ड अमेंडमेंट आने का रीजन क्या होता है? कोर्ट्स के जजमेंट्स को एग्री करते हुए एक्ट उस हिसाब से अमेंड किया जाता है, और बहुत बार कोर्ट्स के डिसीजंस को डिसएग्री करते हुए एक्सप्रेसली कोर्ट्स के डिसीजंस को डिनाई करते हुए, एक्सप्रेसली कोर्ट्स के फैसलों को डिनाई करते हुए अमेंडमेंट आता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसको भी एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाएगा सेक्शन 43B के हिसाब से। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए सेक्शन 43B में कुछ नए एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गए। तो उसका पर्पस क्या था? कोर्ट्स के जजमेंट्स को या तो एग्री करना या तो डिसएग्री करते हुए एक्ट को अमेंड करना। तो इसकी वजह से अमेंडमेंट आता है। तो क्या अभी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद टू प्रोवाइड क्लैरिटी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई सबसे बड़ा इशू है, वो ये है साहब एम्बिग्विटी या लैस ऑफ क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी का कम होना। और इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है वोडाफोन केस। वोडाफोन केस में
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक्ट को इंटरप्रेट किया उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट को इंटरप्रेट करके अमेंड कर दिया गया और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया गया। तो ये क्या है? दिस शोज द लैक ऑफ क्लैरिटी कि साहब आपके एक्ट में क्लैरिटी नहीं है, आपके एक्ट में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है, आपके एक्ट में एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा डियर, जब ये वोडाफोन केस आया था इसके बाद से ही लगातार मांग हो रही है कि इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दो, इनकम टैक्स एक्ट में क्लैरिटी लेकर आओ। और डियर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, 2014 से जब ये मोदी सरकार आई है और पर्टिकुलरली जब से फाइनेंस मिनिस्टर बनी है मैडम, आई थिंक ये 2019 में बनी है, तब से हर साल हर बजट में नंबर ऑफ प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं जो क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एम्बिग्यूटी को खत्म करते हैं। जैसे अगर आप इस बार की बात कर लें फाइनेंस एक्ट 2024 में, तो इस वाले बजट में भी मल्टीपल एम्बिग्यूटीज को खत्म किया गया है, मल्टीपल क्लैरिटीज प्रोवाइड की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती थी टैक्स पेयर्स के बीच में और मतलब डिपार्टमेंट के बीच में, सर कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स ऐसे होते थे जो 194C के टीसीएस में मतलब टीडीएस में भी आ जाते थे और 194J के टीडीएस में भी आ जाते थे। और यहाँ पे कंफ्यूजन होती थी क्योंकि 194C का रेट अलग है, 1 या 2% है, और 194J का रेट अलग है, वो 10% तक चला जाता है। तो सवाल बनता था, जो एसएससी होता था वो चाहता था 194C में टीडीएस कर लें, डिपार्टमेंट बोलता था 194J में टीडीएस करना। इसको लेके बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब इश्यूज होते रहते थे। इस वाले फाइनेंस एक्ट में क्लैरिफाई कर दिया गया कि 194J अप्लाई ही नहीं करेगा अगर कोई पेमेंट 194C में कवर। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लैरिटी टू द टैक्स पेयर्स एज वेल एज द डिपार्टमेंट। इसी तरीके से रेंटल इनकम अगर आपके पास आ रही है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। इसको लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन। इस वाले बजट में थोड़ी सी क्लैरिटी इसके बारे में भी दी गई, कंप्लीट क्लैरिटी ऑल्दो नहीं दी गई, बट स्टिल देयर इज अ पार्शियल क्लैरिटी। इसी तरीके से फाइनेंस एक्ट 2024 में नंबर ऑफ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसने क्लैरिटी प्रोवाइड की है। और सिर्फ फाइनेंस एक्ट 24 नहीं साहब, मल्टीपल फाइनेंस एक्ट अगर आप पिछले वाले देखें तो हर फाइनेंस एक्ट में नंबर ऑफ प्रोविजंस जो है वो सिर्फ क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो सर क्या आज के समय क्या एम्बिग्यूटी के सारे इश्यूज खत्म हो गए? क्या ऐसे सारे इश्यूज खत्म हो गए जिसमें क्लैरिटी नहीं है? नहीं डियर, आप चाहे कोई भी नया एक्ट ड्राफ्ट कर दे, आप चाहे बिल्कुल बेहतरीन एक्ट बना दें, 6, 8, 10 महीने के बाद उसमें भी क्लैरिटी के इश्यूज आ जाएंगे और आपको जो है क्लैरिटी प्रोवाइड करनी पड़े। दूसरा रीजन क्या होता है, या फिर सेकंड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किसी भी मनी एक्ट को लेके उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर आप देखेंगे डियर, पर्टिकुलरली आफ्टर 2019 मल्टीपल ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं या मल्टीपल ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे एटीआर, ऑलमोस्ट ऑल एसएससीज के लिए ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम दिया गया है। और एटीआर का पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं मिलेंगे और रेट ऑफ टैक्स आपके लिए कम होगा। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहती हैं कि ज्यादातर एसएससी नए जो है वो रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंप्लीफाई एक्ट को किया जा रहा है, एक्ट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड विद ईच पासिंग बजट। और दूसरा, सिंप्लीफिकेशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा जो स्टेप क्या लिया हुआ है साहब, वो है फेसलेस स्कीम का। जैसे अपील के लिए फेसलेस मैकेनिज्म आ गया, पेनल्टी के लिए आ गया, असेसमेंट के लिए आ गया, रिवीजन के लिए आ गया, इवन जो भी छोटी मोटी और चीजें रहती हैं, इवन अगर एसएससी से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसका भी फेसलेस मैकेनिज्म आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है साहब, एक्ट को सिंप्लीफाई करना। अच्छा, तो सर फिर बात तो रिप्लेस करने की हो रही है ना, बात तो हो रही है इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके जो है वो डायरेक्ट टैक्स कोड ले आओ। अच्छा, सवाल बनता है ये बात कही किसने कि इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो रहा है? कहां से आखिर ये मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ? फ्रॉम वेयर इट हैज ऑल बिगन, कहां से शुरू? तो सर जी, इसके पीछे मुझे जो सोर्स थोड़ा बहुत पता है वो है साहब कि वित्त मंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर का बजट को प्रेजेंट करते समय दिया जाने वाला एक स्टेटमेंट। उन्होंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास वो स्टेटमेंट है। क्या उन्होंने ये कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट बदल रहे? ध्यान दीजिए उन्होंने क्या कहा। वित्त मंत्री ने बजट में सिर्फ ये कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रहे हैं ताकि एक्ट को कंसाइज बनाया जा सके और लूसिड बनाया जा सके। ये 23 जुलाई की बात है। अच्छा, तो सर हो सकता है 23 जुलाई के बाद बोल दिया हो। अच्छा, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। 23 जुलाई के बाद, 23 जुलाई के बाद फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था वो 21 अगस्त 2024 का आया। ध्यान दीजिए, इसमें उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेता हूँ, देखेंगे आगे पढ़ेंगे। शी ऑल्सो रेटेटेड द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव टू सिंप्लीफाई टैक्स, एनहांस टैक्स पेयर सर्विसेज एंड रिड्यूस लिटिगेशंस। ये बात इन्होंने यहां भी बोली, क्या विद इन 6 मंथ वी हैव द टैक्स कोड। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से नाम आया टैक्स कोड, पर आगे पढ़ेंगे और द इनकम टैक्स, मतलब
या तो डायरेक्ट टैक्स कोड भी हो सकता है या इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है यही कंटिन्यू करेगा। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, at least some part of it very clearly written in simple easy to understand language। मतलब मुद्दे वाली बात, क्रक्स क्या है इस वीडियो का कि वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम कोई ऐसी जरूरत या कोई ऐसा हमारे लिए नीड नहीं है कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करें। और डियर बीइंग वेरी फ्रैंक, 2014 के पहले ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि इनकम टैक्स एक्ट रिप्लेस हो जाए। 2014 के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके, कंप्लीटली रिप्लेस करके एक बिल्कुल नया कोड लेकर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम इसलिए हो गई क्योंकि उस नए कोड में जो जो चीजें थी वो इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में ही बजट के थ्रू अमेंडमेंट के फॉर्म में डाल दी, जैसे एटीआर, जैसे फेसलेस स्कीम्स और जैसे बहुत सारे न्यूमरस अमेंडमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 15-20 साल पहले जो अर्जेंसी थी इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देने की वो अब नहीं बची। इसलिए अगर आप वित्त मंत्री की बात को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए तो इट इज गुड, बट अगर नहीं भी आया तो इनकम टैक्स इट गुड, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट जो कंटिन्यू कर रहा है इट इज ओके, वी आर ओके विद दिस। बट हाँ, जो इनकम टैक्स एक्ट कंटिन्यू कर रहा है हम चाहते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स को, इन्होंने पूरे इनकम टैक्स एक्ट को रीड्राफ्ट करने के लिए नहीं कहा, इसके कुछ पार्ट्स को सर जी क्लियरली लिख दो ताकि जो लिटिगेशंस होते हैं वो खत्म हो जाएं। और मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज लिस्ट आउट कर सकता हूं जिसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जिसकी वजह से लिटिगेशंस होते हैं। अच्छा, क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे फॉर एग्जांपल नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन को रीड्राफ्ट करना पड़ सकता है, जैसे सेक्शन 9 जो है आपका, जो एनआर के लिए जो है उसको रीड्राफ्ट करना पड़ सकता है, उसको आपको DTAA के लैंग्वेज के साथ अलाइन करना पड़ सकता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। इस तरीके से कुछ छोटे मोटे एरियाज हैं जहां पे अर्जेंसी है उनको रीड्राफ्ट करने की, उसको रीराइट करने की। तो मुझे क्या लगता है, व्हाट आई थिंक, मतलब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि आने वाले बजट में कुछ और अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में होंगी, और हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट के कुछ मतलब सेक्शंस वगैरह को मर्ज किया जाए ताकि नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम हो। और अगर लेट से कोई नया डायरेक्ट टैक्स कोड सरकार प्लान करती ही है, जिसके अभी तो चांसेस बहुत कम है, तो वो भी साहब इनकम टैक्स एक्ट जैसा ही होगा, वो बहुत ज्यादा उसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, मुद्दे वाली बात है कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए। एक तो साहब आप बेवजह का सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड ना किया करें, इट इज किलिंग योर टाइम, ये आपके टाइम को किल कर रहा है, ये आपको कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। अच्छा, जिन बच्चों की एग्जाम्स हैं मई 25 या नवंबर 25, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लाई करेगा, वो ऑलरेडी बजट आ चुका है, वो एक्ट पास हो चुका है। अच्छा, जिन बच्चों की एग्जाम्स हैं मई 26 और नवंबर 26, अच्छा ये तो मई 26 ही की बात कर, मई 26 और नवंबर 26, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लाई करेगा। और इन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट का जो रिव्यू होना है, नया टैक्स की, ये नए कोड की बात नहीं कर रहे, इनकम टैक्स एक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद इसमें ही अमेंडमेंट्स आती हैं या कोई नया एक्ट ही ऑल टुगेदर आता है, ये देखने वाली बात है। बट कोई नया एक्ट ऑल टुगेदर आएगा डेट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि साहब आप कोई भी नया एक्ट लेकर आ जाए उसमें हर साल आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो इतने सालों में वो स्टैब्लिश हो चुका है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से सेटल हो चुकी हैं। तो इसको सरकार पूरी तरीके से बदल के कोई कुछ बिल्कुल ही नया लेकर आएगी, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। इट इज हाईली अनलाइकली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार जो है वो पूरे के पूरे स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म को, इतने सारे प्रोनाउंसमेंट्स को जिन्होंने बहुत सारी चीजें सेटल कर दी हैं, उसको ओवर रूल करके खत्म करके कुछ बिल्कुल ही नया ड्राफ्ट करने वाली है। दैट इज वेरी अनलाइकली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जहां तक सवाल है मई 26 और नवंबर 26 की एग्जाम्स का, आपका फाइनेंस एक्ट 25 अप्लाई करेगा, और फाइनेंस एक्ट 25 में जो अमेंडमेंट्स आती हैं बजट 2025 में, वो तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस एक्ट 25 में भी डायरेक्ट टैक्स कोड जैसा तो कुछ नहीं है। क्या मई 27 और नवंबर 27 से डायरेक्ट टैक्स कोड आ सकता है? इसके बारे में डियर हमें देखना पड़ेगा कि जो पहला जो कंसल्टेशन पेपर आता है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। बट जिन बच्चों के एग्जाम मई 25 नवंबर 25 और मई 26 नवंबर 26 में है, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहें